हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए इस सेशन में बात करते हैं कि एपीआई स्कोर क्या होती है, एपीआई स्कोर क्या है और इसका क्या रोल है यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट में। तो ये पूरा प्रोसीजर हम समझेंगे और साथ ही साथ समझेंगे एपीआई स्कोर के बारे में भी इस सेशन में। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें नोटिफिकेशंस के लिए। तो चलिए हम पूरी प्रोसेस को एंटायरली शुरू से लेकर एंड तक समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से नेट या जेआरएफ या पीएचडी की डिग्री होने के बाद आप एपीआई स्कोर की हेल्प से यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में अपने लिए जगह बना सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर। तो वन बाय वन हम उस पूरे स्टेप को समझते हैं। सबसे पहली बात ये हमें क्लियर होता है, हमें पता होता है कि नेट या सेट क्वालिफाई हो जाने के बाद पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन 2 इयर्स फुल टाइम 55% मार्क्स के साथ होने के बाद नेट या जेआरएफ या सेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेने के बाद एलिजिबल हो जाते हैं हम टीचर अपॉइंटमेंट फॉर यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस। यहाँ पर ऑर्डिनेंस नंबर 19 में टीचर को डिफाइन किया गया। टीचर ऑफ यूनिवर्सिटी मीन प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर। ये यूनिवर्सिटी या किसी भी कॉलेज या किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए टीचर वर्ड का मतलब हो गया प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। ऑर्डिनेंस नंबर 19 बहुत ही क्लियरली सारे कंडीशंस बताता है, कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ अपॉइंटेड टीचर्स ऑफ यूनिवर्सिटी एंड द सिलेक्शन कमिटी प्रोसीजर फॉर देयर अपॉइंटमेंट। तो चलिए जहाँ तक पॉसिबल होता है मैं इसे अपने तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहली बात यह है कि नेट होना चाहिए 55% पीजी जनरल कैटेगरी या अनरिजर्व कैटेगरी या ओपन कैटेगरी हम कह सकते हैं, और 5% की रिलैक्सेशन या कुछ परसेंटेज की रिलैक्सेशन होती है अदर कैटेगरीज के लिए। इसके साथ नेट क्वालिफाई होना चाहिए या फिर सेट क्वालिफाई होना चाहिए, जेआरएफ, या फिर अगर नेट सेट जेआरएफ कुछ भी क्वालिफाई नहीं की हुई है तो पीएचडी भी अगर कंप्लीट की है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले फुलफिल करनी होती है असिस्टेंट प्रोफेसर की एप्लीकेशन डालने के लिए। जब किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज जहां पर यूजीसी 7th पे स्केल ऑफर की जा रही है वहां से वैकेंसी या रिक्रूटमेंट निकल कर आती है तो उनमें उसमें में फॉर्मेट दी होती है, उसमें प्रोसीजर दी होती है कि किस तरीके से एप्लीकेशन करनी है। वो प्रोसीजर को फुल्ली रीड करनी होती है। एक पीडीएफ फॉर्म में कोई भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज अपनी रिक्रूटमेंट की डिटेल प्रोवाइड करती है, उसमें उन्हें क्या क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या क्या चीज़ें अटैच करनी है, कितने दिन में भेजना है, क्या लास्ट डेट है, वो सारी चीज़ें मेंशन्ड होती हैं। उन सबको गो थ्रू खुद कैंडिडेट को अपने एंड से करना चाहिए, चाहे वो किसी भी वेबसाइट या किसी भी चैनल या किसी भी सोर्स से उन्होंने ये एडवर्टीजमेंट पढ़ी हो या जानकारी मिली हो, फिर भी अपने लेवल से जाकर हर कैंडिडेट को पहले थरोली वेरीफाई करना चाहिए, क्योंकि उसकी अमाउंट अच्छी होती है, 1000 के ऊपर होती है एप्लीकेशन चार्जेस। उसके बाद यहाँ से एप्लीकेशन डाल देने के बाद एक कैंडिडेट वेट करता रहता है कि उसकी शॉर्टलिस्टिंग होगी या नहीं होगी और किस बेसिस पर शॉर्टलिस्टिंग होगी। तो चलिए यहाँ पर लिखी हुई है बातें, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। सिलेक्शन कमिटी शैल असेस द फॉलोइंग डायमेंशन विद द वेटेजेस गिवन बिलो। सिलेक्शन एक कमिटी बनाई जाती है जो असेस करेगी कैंडिडेट्स को, आने वाले कैंडिडेट्स को। असेसमेंट क्यों की जाती है? असेसमेंट इसलिए की जाती है, सीधी सीधी बात है कि अगर पोस्ट 2 या 3 हो तो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस 2 या 3 से कहीं ज़्यादा होते हैं, 100, 250 या 20 भी, तो इस केस में सिर्फ 2 कैंडिडेट को किस बेसिस पर सिलेक्ट किया जाए। इसके लिए एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर बनाई जाती है जिससे किसी के भी साथ में पार्शियलिटी ना हो या किसी के साथ में भी किसी को भी एडवांटेज ना मिले, स्पेशल एडवांटेजेस ना मिल सके। हाँ, कैटेगरीज को कुछ रिलैक्सेशन दी जाती है पर एडवांटेजेस किसी को भी नहीं दिए जाते हैं। यहाँ पर आती है एपीआई स्कोर की बात और यहाँ पर आती है सिलेक्शन कमिटी क्राइटेरिया क्या होती है। एपीआई स्कोर सबसे पहले यूज की जाती है आपकी शॉर्ट लिस्टिंग के लिए, कैंडिडेट्स की शॉर्ट लिस्टिंग के लिए। सपोज 2 सीट हैं या 5 सीट हैं जिन पर वैकेंसीज, जिन पर रिक्रूटमेंट होनी है और उसके लिए 50 एप्लीकेशंस आए हैं, तो 50 में से 5 सीट्स फिलअप करने के लिए कुछ कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है और यहाँ पे एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर एपीआई की स्कोर की हेल्प ली जाती है। एपीआई स्कोर
के यूज़ करके कुछ कैंडिडेट्स को कमिटी शॉर्टलिस्ट करती है और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो चलिए हम देखते हैं, पहले एपीआई स्कोर हम डिटेल में और समझेंगे, इसके पहले हम देख लेते हैं कि पूरी सिलेक्शन प्रोसीजर में किस तरीके से बाइफर्केशन होती है। एकेडमिक एंड रिकॉर्ड एंड रिसर्च परफॉर्मेंस, जिसे हम एपीआई कह रहे हैं, 100% वेटेज दी जाती है। सिलेक्शन कमेटी के हाथ में 100% वेटेज होती है हर कैंडिडेट के लिए। इसे इस तरीके से बाइफर्केट किया जाता है। एपीआई को दिए जाते हैं 50% वेटेज, जहां से शॉर्टलिस्टिंग करके कैंडिडेट को बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। बाकी का काम 50% आपकी इंटरव्यू पर डिपेंड करता है। मीन्स 50% ही आपकी एपीआई स्कोर आपको शॉर्टलिस्टिंग तक हेल्प करती है। इसके आगे 50% का काम आपके इंटरव्यू पर डिपेंडेंट होता है। इस इंटरव्यू को भी दो पार्ट में बांटा जाता है। 30% होता है जिस सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हैं, या टेक्निकल सब्जेक्ट हो, प्रोफेशनल सब्जेक्ट हो, या नॉर्मल सब्जेक्ट हो, उसकी नॉलेज आपको कितनी है, डोमेन एक्सपर्टीज कितनी है, उसको 30% वेटेज दी जाती है। और बाकी के बहुत सारे स्किल होते हैं, इंटरपर्सनल स्किल होते हैं, आपने कैसे स्टूडेंट्स को हैंडल करना है, या आप किस तरीके से काम होकर सिचुएशन को हैंडल करते हैं, काम होकर आंसर करते हैं, साइकोलॉजिकली कितने फिट हैं, एटसेट्रा, इन चीज़ों को 20% वेटेज दी जाती है। तो होप ये क्लियर हो चुका है कि एपीआई के 50% होते हैं, 30% आपके टेक्निकल, प्रोफेशनल या सब्जेक्ट नॉलेज को होते हैं, और 20% होती है आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी और इंटरव्यू हैंडल करने के तरीके को। तो अब चलते हैं एपीआई स्कोर, जिसे 50% मार्क्स दिया गया है। शॉर्ट लिस्टिंग में इसकी सबसे पहली नीड होती है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो एपीआई की बाइफर्केशन क्या है ये हम समझ लेते हैं आगे। एपीआई को एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर भी कहा जाता है, या फिर हम इसे समझ सकते हैं गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। तो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड में यहाँ पर कॉलेज में जो एपीआई स्कोर यूज़ किए जाते हैं उसकी बात करती हूँ। एपीआई में कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं हर कैंडिडेट को बेस्ड ऑन कितने मार्क्स ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी या आगे की डिग्रीज पर और एक्सपीरियंस पर है। तो वन बाय वन हम इसे देखते हैं और समझते हैं एपीआई, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर स्कोर्स। ग्रेजुएशन में आप ये स्कोर्स देख सकते हैं, 80% एंड अबव जिससे मार्क्स होते हैं, परसेंटेज स्कोर किए हैं, उन्हें 21 पॉइंट्स या 21 स्कोर मिलते हैं। इसी तरीके से 60% टू 80% जिन्होंने ग्रेजुएशन में स्कोर किया उन्हें 19%, और 55% टू 60% जिन्होंने स्कोर किया उन्हें 16 पॉइंट्स या 16 स्कोर मिलते हैं ग्रेजुएशन में। अभी बहुत सारे कैंडिडेट का सवाल ये होता है कि 55% से बिलो अगर ग्रेजुएशन में स्कोर किया है तो क्या हम असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते? तो बिल्कुल असिस्टेंट प्रोफेसर हम बन सकते हैं, जहाँ पर सिर्फ आपको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन पॉइंट्स को कंपनसेट करने के लिए आपको कई जगहों पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है। जैसे आप एमफिल कर सकते हैं, आप पीएचडी कर सकते हैं, आप रिसर्च पेपर पब्लिश कर सकते हैं, आप टीचिंग एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं, और यहाँ पर आप अपने खोए हुए पॉइंट्स को ज़रूर कंपनसेट कर सकते हैं। 55% एंड बिलो वाले कैंडिडेट ग्रेजुएशन में भी अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। पोस्ट ग्रेजुएशन में इसी तरीके से मार्क्स की बाइफर्केशन दी है। 80% एंड अबव जिन स्टूडेंट्स ने स्कोर किया है पीजी या मास्टर्स में, उन्हें 28 स्कोर्स मिलते हैं। 60% टू 80% के बीच स्कोर करने वाले कैंडिडेट्स को 25 पॉइंट्स मिलते हैं। 55 टू 60 के बीच जिन्होंने स्कोर किया है उन्हें 20 पॉइंट्स या 20 स्कोर्स मिलते हैं। चलिए, कुछ लोगों के पास एमफिल की डिग्री होती है और कुछ लोगों के पास पीएचडी की डिग्री होती है और कुछ लोगों के पास दोनों होती है। तो ये भी हम अच्छी तरीके से समझ लें। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि एमफिल करना सही रहेगा या पीएचडी, तो मैं आपको बताऊंगी कि पीएचडी करना सही रहेगा, क्योंकि एमफिल में भी काफ़ी वक्त लगता है, काफ़ी एनर्जी और वक्त और पैसा आपका लगता है। लेकिन पीएचडी कर लेना एक कंक्रीट वर्क होता है, क्योंकि पीएचडी के बेसिस पर आपको फर्दर एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर रैंक पर प्रमोशन मिलती है जल्दी जल्दी। एमफिल के बेसिस पर आपको कोई भी प्रमोशन नहीं मिलती है। तो अगर आप एमफिल या पीएचडी सोच रहे हैं तो ज़रूर आप पीएचडी की ही सोचें। चलिए अब यहाँ मार्क्स की बात करते हैं। ऑलरेडी अगर किसी ने एमफिल कर रखी है तो 60% एंड अबव में 7 पॉइंट्स मिलते हैं या 7 स्कोर्स। 55% टू 60% में आपको मिलते हैं 5 पॉइंट्स। पीएचडी अगर आपने की है तो आपको मिलते हैं 30 पॉइंट्स। अब अगर आपने एमफिल और पीएचडी दोनों की है तो आपको क्या मार्क्स मिलने वाले हैं? तो एमफिल और पीएचडी दोनों होने के केस में मैक्सिमम आपको 30 पॉइंट्स ही मिलेंगे। 30 पॉइंट्स से ज़्यादा आपको यहाँ पर नहीं मिलते हैं। तो चलिए और आगे बात करते हैं हम आगे।
इसको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। नेट अगर क्वालिफाई की हुई है तो आपको 8 पॉइंट्स मिलते हैं, CSIR नेट या UGC नेट 8.8 स्कोर्स मिलते हैं। नेट के साथ अगर JRF भी क्वालिफाई की हुई है तो आपको 10 स्कोर्स मिलते हैं। कई कैंडिडेट्स बार बार नेट देते हैं, बार बार JRF देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको 10 मार्क्स मिलते रहेंगे हर बार के लिए। आपको मैक्सिमम 10 पॉइंट्स मिलते हैं या 10 स्कोर्स मिलते हैं नेट विद JRF के लिए। रिसर्च पब्लिकेशन की अब बात आती है। रिसर्च पब्लिकेशन पे 3 रिसर्च पब्लिकेशन पे आपको पॉइंट्स मिलते हैं 3 into 2 मीन्स आपने अगर 5 रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं तो 5 into 2 each research publication gets 2 marks. This way maximum you can get marks for 3 research publications. अब 3 into 2 6 marks will be maximum marks which you can get through research publications. अब इसमें भी एक क्वेश्चन आता है कि रिसर्च पब्लिकेशन क्या कहीं भी रिसर्च पब्लिकेशन रिसर्च पेपर अगर पब्लिश कर दे तो उसके पॉइंट्स मिलते? जी नहीं, उसके लिए यूजीसी ने एक फिक्स क्राइटेरिया सेट की हुई थी, पीयर रिव्यूड जर्नल या यूजीसी लिस्टेड जर्नल होनी चाहिए। अब इसमें भी 2019 में चेंजेस आ गए हैं। 2019 के बाद यूजीसी लिस्टेड जर्नल और पीयर रिव्यूड जर्नल को भी में भी कुछ कमियां पाई गई, कुछ स्टैंडर्ड्स में कमी पाई गई और इसके बाद उन्होंने इसको भी रिमूव करके एक यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल्स में पब्लिश की गई पब्लिकेशन को ही यहाँ पर मान्यता दी जाएगी और उसको ही पॉइंट्स मिलेंगे। तो इसकी जानकारी मैं आपको अगले सेशन में दूंगी कि यूजीसी केयर लिस्टेड क्या है पब्लिकेशंस या जर्नल्स जहां पर पब्लिश होने पर वेटेज मिलेगी। फिलहाल आप जान लें कि 2 into 3 मैक्सिमम 6 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। टीचिंग एक्सपीरियंस या पीएचडी के बाद जो एक्सपीरियंस होती है उसके लिए 2 मार्क्स होते हैं ईच ईयर। मैक्सिमम आपको 5 into 2 10 मार्क्स मिलने वाले हैं। मीन्स 5 ईयर से ज़्यादा अगर आपको एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आपको पॉइंट नहीं मिलते। अब इसमें सवाल उठता है, कई क्वेरीज होती है, क्या एडहॉक को मार्क्स अलॉट किए जाते हैं या फिर अगर कहीं पर ऐसी जगह काम किया गया जहां यूजीसी पे स्केल नहीं है तो क्या उसके पॉइंट्स मिलते हैं? एडहॉक एक्सपीरियंस को मोस्टली यूजीसी पे स्केल वाली जहां पर भी रिक्रूटमेंट होनी है वहां पर एडहॉक वालों को की एक्सपीरियंस काउंट नहीं होती है। और अगर आपने प्राइवेट में भी कहीं टीचिंग की है तो मोस्टली प्राइवेट टीचिंग को भी काउंट नहीं करते हैं, मार्क्स नहीं दिए जाते हैं। फिर भी आप अप्लाई ज़रूर करते रहें, एक्सपीरियंस हो सकता है आपको वेटेज मिल भी जाए। तो मोस्टली प्राइवेट टीचिंग या एडहॉक टीचिंग के पॉइंट्स नहीं मिलते। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इस तरीके से आपने देखा एमफिल या पीएचडी दोनों मैक्सिमम 20 मार्क्स, जेआरएफ नेट मैक्सिमम 10 मार्क्स। तो इस तरीके से एकेडमिक स्कोर के 84 मार्क्स हो गए और रिसर्च पब्लिकेशन के 6 मार्क्स एंड टीचिंग एक्सपीरियंस को मैक्सिमम 10 मार्क्स और रिसर्च पब्लिक मैक्सिमम 6 मार्क्स। इस तरह से हो गए टोटल 100 मार्क्स, जिससे कि 50% ऑफ सिलेक्शन क्राइटेरिया में इंक्लूड किया जाता है और फाइनली शॉर्टलिस्ट होते वक्त इसे देखा जाता है। तो होप एपीआई ये कॉलेज के लिए था, इसी तरीके से थोड़े बहुत डेविएशन के साथ यूनिवर्सिटी के लिए भी है, वो भी आप एक नज़र देख सकते हैं। यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर जो एपीआई कोर्स है वो थोड़े से चेंज है, थोड़े से अलग है कॉलेज से, वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर आपके सामने है। इसमें थोड़े थोड़े स्कोर्स में चेंजेस हैं, जैसे पीएचडी के लिए वहाँ 20 पॉइंट्स थे जबकि यहाँ पीएचडी के लिए 30 पॉइंट्स। इसी तरह ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और एमफिल में भी थोड़े थोड़े चेंजेस हो सकते हैं। नेट विद जेआरएफ के लिए, पब्लिकेशन के लिए यहाँ भी 10 मार्क्स है। टीचिंग पब्लिकेशन के लिए, रिसर्च पब्लिकेशन के लिए यूनिवर्सिटी में ज़्यादा वेटेज दी गई, यहाँ 10 मार्क्स है, जबकि कॉलेज की रिक्रूटमेंट के लिए 6 मार्क्स मैक्सिमम थे। यहाँ पर टीचिंग या पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस को 10 मार्क्स है, वहाँ पर भी कॉलेज के लिए भी 10 मार्क्स थे। इस तरीके से थोड़े बहुत डेविएशन और चेंजेस हैं, ये यहाँ पर आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो आपने अगर यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशन डाली है, अब ये यूजीसी ने इस तरीके से रिकमेंडेशन दी है, पर जब शॉर्टलिस्टिंग होती है तो कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ कुछ डेविएशन इसमें रखते हैं। हालांकि ये बेस है जिस पर एपीआई स्कोर कैलकुलेट होते हैं, पर यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, स्टेट टू स्टेट, कॉलेज टू कॉलेज ये थोड़ा बहुत डेविएशन एपीआई स्कोर में होता है, पर मोस्टली सिलेक्शन की ये बेसिस होती है। तो होप ये सेशन आप सबको समझ आया होगा, एपीआई स्कोर और पूरी जो सीक्वेंस है, पूरी जो प्रोसीजर है सिलेक्शन की, वो आपको समझ आई होगी। इस तरह के यूजफुल सेशन लेके मैं फिर आपके पास आती रहूँगी। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।